नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, फरवरी मार्च जो महीने होते हैं वो मोस्टली बजट के लिए होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना जारी करती हैं। वो दोस्तों बजट के आंकड़े आपको रीट हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर करंट अफेयर पूछते हैं तो भी बढ़िया। और अगर उसमें सिलेबस में नहीं भी दिया होता तो भी दोस्तों, एक जब आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बनने जाते हो तो चाहे इंटरव्यू में हो चाहे आपके लिखित एग्ज़ाम में हो दोस्तों, उसमें बजट के संबंध में कुछ जानकारियाँ होनी ज़रूरी। तो उसके लिए आप करंट अफेयर बिल्कुल थोड़ा सा देख के जाइएगा। उसमें दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे बजट के लिए जो महत्वपूर्ण शब्दावली दोस्तों होती है। जैसे बजट क्या है, बजट क्या है, खैर वो तो आपको पता ही है। वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, उसमें दोस्तों घाटे जो अलग अलग होते हैं, चालू खाते का घाटा और राजकोषीय अधिशेष, नीतियाँ वगैरह, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें छोटे छोटे शब्द हैं दोस्तों। उन सब के तात्पर्य थोड़े से आपको पता होने चाहिए। बाकी आप लेटेस्ट जो आंकड़े हैं दोस्तों, सारे जो चीज़ें हैं कि चलो कितना पैसा है और कितना खर्च होना, वो सारी जो बजट की जानकारियां हैं उसकी दोस्तों एक पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले से आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। नहीं तो आप वहाँ जाके भी जो है सारा इस साल की क्या योजनाएं वगैरह है और क्या आय व्यय है, तो वो सारा लेखा जोखा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बजट किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक वित्त वर्ष में सरकार कितना राजस्व प्राप्त करेगी और उसका दोस्तों जो खर्च है वो मतलब जो टोटल ऑल ओवर जो खर्चा है यानी कि जो व्यय है वो कितना होगा, उसकी दोस्तों जो पूरी जानकारी है वो बजट में होती है। जैसे हम नॉर्मली, हमें जैसे एक फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पैसे देखेंगे, अपनी जेब में कितने पैसे हैं, और उसके बेस पे हम आगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके सर्च करेंगे कि इतने पैसे में कौन सा फ़ोन आएगा, तो इतनी हमारी आय है और इतना हम उसमें से खर्च कर सकते हैं। या फिर जैसे हमारी मंथली 20,000 इनकम है और हम 5,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो वो हमारी आय और उसमें से जो खर्च है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हो गया दोस्तों बजट। बजट की घोषणा के दौरान सरकार तमाम योजनाओं की घोषणा भी करती है कि उन योजनाओं को चलाने में भी सरकार के पैसे खर्च होते हैं। और फिर दोस्तों उसी के आधार पर जो है सारा सब कुछ मापदंड तय किए जाते हैं कि कब हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बजट के दोस्तों प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ये तो यार खैर बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली दोस्तों 3 ही प्रकार के बजट होते हैं। सबसे पहला बैलेंस बजट, अधिशेष बजट, और दूसरा ऋणात्मक यहाँ है दोस्तों घाटा बजट। अब सबसे पहला दोस्तों बैलेंस बजट क्या है, जिसमें जो है आय और व्यय जो है वो बराबर होता है, यानी कि 100 रुपये आए 100 रुपये गए तो बराबर हो गए, तो वो हो गया बैलेंस बजट, जैसे दोस्तों नॉर्मल ठीक ठाक कहा जाता है। फिर अधिशेष बजट, इसमें जो सार्वजनिक आय जो है वो व्यय से अधिक होती है, यानी कि अपने इनकम जो है वो ज़्यादा होती है और जो दोस्तों खर्च है वापस वो कम होता है, तो उसे दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। तो वो है दोस्तों अधिशेष बजट। और तीसरा घाटा बजट, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, घाटा बजट। और घाटे का दोस्तों तात्पर्य ये है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मतलब ये है कि अपना जो आय है दोस्तों, उस आय से अपना जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 20,000 महीने के आय हमारी और 25,000 हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो दोस्तों उसको कहते हैं घाटा बजट। दोस्तों अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विधेयकों के दोस्तों प्रकार। विधेयक मतलब दोस्तों कानून। जब एक कानून जो होता है वो विधेयक कब होता है, जब आपके बिल जो संसद में पेश किए जाते हैं उसको उस समय दोस्तों जो है विधेयक कहते हैं। कच्चा कानून जो है वो उसको आप कह सकते हो विधेयक दोस्तों होता है। तो दोस्तों राजनीति से जो भी यहाँ विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनको तो खैर इसमें गहराई से नॉलेज होगी। मैं भी राजनीति का विद्यार्थी अभ्यर्थी रहा हूँ कभी, तो दोस्तों उस बेस पे ये बातें करेंगे। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोस्तों, सबसे पहले वित्त विधेयक क्या होता है दोस्तों, देखिए संघीय बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है वो होता है वित्त विधेयक। उसे वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल कहते हैं। वित्त विधेयक में सार्वजनिक आय के तमाम स्रोतों को दर्शाया जाता है कि भाई हम कहाँ से कितना जो है लोगों से टैक्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो सारी डिटेल किस में होती है, वो होती है वित्त विधेयक में। दोस्तों अब देखिए कि विनियोग विधेयक क्या है। वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार जो बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है, जिसे दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, यानी कि विनियोग विधेयक। इसे सार्वजनिक व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी रहती है, यानी कि जो सारा खर्च होगा वो सारा इसमें होगा। तो आय के स्रोत कहाँ होते हैं, वो वित्त विधेयक में होते हैं। और विनियोग विधेयक यानी कि जो खर्च हम कहाँ कहाँ करेंगे, ऐसा ऐसा हमने सोच रखा है अगले 1 साल में, तो वो सारी जानकारी किसमें होती है, विनियोग विधेयक में होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से पॉइंट देखिए जरा। सब दोस्तों इसमें एक महंगाई दर भी जो है काफ़ी ज़्यादा, और जो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और बनना भी चाहते हो तो महंगाई दर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। अगर पिताजी वगैरह या चाचा जी घर में कोई हैं तो वो काफ़ी कहते हैं कि हमारी महंगाई दर काट ली, और कोरोना वगैरह में बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों। तो जो मेन आपकी बेसिक पेमेंट होती है उसके अलावा ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। दोस्तों इन्फ्लेशन है, यानी कि मुद्रास्फीति का जो मतलब है वही महंगाई दर से है, इसे प्रतिशत में व्यक्त व्यक्त किया जाता है।
दोस्तों इसका सीधा सा तात्पर्य मैं आपको बताऊं तो जब महंगाई दर बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यानी कि जब कीमतें, जैसे अब तेल की कीमतें चढ़ गई, पेट्रोल डीजल की, या फिर सब्जियों के भाव कभी कभी चढ़ जाते हैं, प्याज 100 रुपये किलो, तो वो क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिला के जब एक ग्रुप बना देती हैं और वो बढ़ जाते हैं उन सबके पैसे, तो वो क्या हो गया कि महंगाई दर बढ़ गई। और महंगाई दर जब बढ़ती है तो जो पैसे का मोल है जो है वो दोस्तों कम हो जाता है। जैसे पहले कहते थे ना कि एक मुट्ठी भर के पैसे लेके जाते थे और थैला भर के सब्जी लेके आते थे, आज एक पूरा वो क्या बोलते हैं कि एक पर्स भर के लेके जाते हैं पैसा, और जो है एक मुट्ठी भर सब्जी लेके आते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चों की बातें बहुत सारी। तो महंगाई दर बढ़ गई ना, इसीलिए जो है ये चीज़ें दोस्तों आजकल होती है। अगला बिंदु दोस्तों देखिए क्या है, राजकोषीय नीति और राजकोषीय अधिशेष। ये क्या है दोस्तों, तो राजकोषीय नीति और राजकोषीय अधिशेष पे दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले राजकोषीय नीति दोस्तों क्या है, अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र की जो गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए जाते हैं, जो भाई अपने देश की सारी पैसे वैसे सब चलते रहें आए हुए, तो वो सब उसके लिए दोस्तों जो सारे नियम नाते सब बनाए जाते हैं, वो जो है राजकोषीय नीति में जो सारे उपाय जो सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे करारोपण यानी कि जो कर्ज मतलब जो है हम लोगों को टैक्स कितना हमें जो है रोपित करना है, सार्वजनिक व्यय कितना करना है, सार्वजनिक ऋण घाटा, राजकोषीय प्रबंधन, ये सब जो है इसके किसके घटक हैं, राजकोषीय नीति के घटक है। अब दोस्तों ये तो हो गई राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय अधिशेष क्या है दोस्तों, ये देखिए, सार्वजनिक व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियों और पूंजी विनिवेश प्राप्तियों से कम रहने पर, यानी कि जो अपना जो खर्चा है उससे दोस्तों जो है अपनी आय ज़्यादा रह जाए और उसके बाद जब अपने पास पैसे बच जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता आमतौर पे क्योंकि हम हमेशा घाटे में ही चलते हैं क्योंकि थोड़ा विकासशील देश हैं, तो दोस्तों उसको राजकोषीय अधिशेष बोलते हैं। यानी कि पीछे बैलेंस कितना बच गया, 100 रुपये कमाए, 80-90 रुपये खर्च हो गए, 10-20 रुपये बच गए, तो वो क्या हो गया, वो राजकोषीय अधिशेष हो गया। हालांकि ऐसा जैसे मैंने कहा कि विकासशील देशों के साथ ऐसा कम ही होता है कि पैसे बच जाएं, खर्च हो जाते हैं। अगले बिंदु की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, घाटों के प्रकार। अब देखो बहुत सारे घाटे हैं और हर किसी को घाटा हो रहा है। सरकारी नौकर कह रहे हैं कि हमें हमारे पेमेंट में घाटा हो रहा है, अब बेरोजगार कह रहे हैं कि हमारी शादी के लिए एज निकली जा रही है तो उसमें घाटा हो रहा है। तो साहब वो तो हो गए पर्सनल घाटे। अब बात करते हैं सरकारी घाटे, बजट में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो कौन सी, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले दोस्तों राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों से ऊपर किया गया सार्वजनिक व्यय जो है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो आय वही सेम बात, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो 50 पैसे आते हैं और 1 रुपया खर्च करते हैं, तो वो क्या राजकोषीय घाटा ही हुआ। फिर क्या हुआ, राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी विनिवेश प्राप्तियां माइनस सार्वजनिक व्यय। ये इसका दोस्तों एक सूत्र आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि जो मैथ्स के अभ्यर्थी हैं वो तो इससे भी ज़्यादा गहराई से जानते हैं चीज़ें, तो अर्थशास्त्र से वगैरह जो हैं, बिजनेस एड वगैरह, तो उनको तो खैर पता ही है, तो उनको मैं क्या समझाऊं। लेकिन नॉर्मल अभ्यर्थी के लिए छोटी छोटी बातें, कई बार हम इस पे ध्यान, आंकड़े बहुत सारे पढ़ लेते हैं बट ये छोटी चीज़ जो है वहीं से पूछ लेते हैं वो प्रश्न कि हल्का मामला कहाँ है, तो यहीं से लगता है, यहीं से वो प्रश्न निकाल लेते हैं जो लोग पेपर दोस्तों बताते हैं। अब अगला जो है दोस्तों, अगला जो घाटा है वो देखिए दोस्तों कौन सा घाटा है। तो एक तो हो गया राजकोषीय घाटा। अब दोस्तों जो है वो है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिक्ट दोस्तों जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है दोस्तों, देखिए, राजस्व खाते की प्राप्तियों और राजस्व खाते के व्यय के अंतर को जो है वो राजस्व घाटा। तो दोस्तों अंतर कितना रह गया, जैसे आमदनी 98 खर्चा रुपया हो गया, लेकिन उसमें फ़र्क कितना रहा, तो 98 का फ़र्क रहा। तो एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो वो हो गया राजस्व घाटा। तो कितने पैसे घाटा के साथ, इतने पैसे का, तो वो हो गया दोस्तों राजस्व घाटा। अब दोस्तों प्राथमिक घाटा जो है वो क्या दोस्तों, देखिए, राजकोषीय घाटे में से पूर्व में लिए गए सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतानों को घटाने पर जो है प्राथमिक घाटा आता है। राजकोषीय घाटे में दोस्तों सरकार की तरफ से लिया जाने वाला जो कर्ज है और पुराने कर्ज पर जो चुकाया जाने वाला ब्याज है, उसमें दोस्तों प्राथमिक घाटे में पुराना कर्ज पर चुकाने वाले ब्याज को नहीं जोड़ा जाता। तो एक तो आपने नया कर्ज ले लिया, एक पुराना कर्ज ले लिया, उसके बीच का दोस्तों जो गैप है उसी को दोस्तों कहा जाता है प्राथमिक घाटा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पूर्व में लिए गए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान कितना करना है, उस पर हमें वापस पैसे कितने देने, लोन पे एक्स्ट्रा जो ब्याज देना है वो, और प्राथमिक घाटा जो है दोस्तों, तो इसे जो है दोस्तों कहा जाता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में सरकार की तरफ से लिया जाने वाला कर्ज और पुराने कर्ज पर जो लोन देना है वो हो गया दोस्तों आपके प्राथमिक घाटा। दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है अगला घाटा, इसमें वो वाली बात है, घाटे वाली बात है। तो दोस्तों चालू खाते का घाटा दोस्तों कितना है, देखिए दोस्तों ये क्या है,
तो किसी देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटे की स्थिति उस अवस्था में उत्पन्न होती है जब विदेशों में अर्जित विदेशी विनिमय, जो विदेशी विनिमय है उसको दोस्तों विदेशों पर किए गए भुगतानों से जब कम होता है, यानी कि जो विदेशों में हमारा पैसा खर्च हो रहा है और विदेशों में जो हमारी आय जो है वो कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया दोस्तों चालू खाते का घाटा। फिर से दोस्तों मैं परिभाषा दोहराना चाहूँगा, तो किसी देश के जो अपना देश का भुगतान संतुलन है उसको, उसके अंदर से दोस्तों जो पैसे हैं चालू खाते के घाटे को स्थिति उस अवस्था में उत्पन्न होती है जब विदेशों में जो हमारी अर्जित विनिमय, यानी कि जो विदेशों से हमने जो पैसा अर्जन किया है और वापस जो हमें जो दोस्तों भुगतान करना है, तो यानी कि वहाँ विदेशों से हमारी आय कम हो और वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाए, तो वो हो गया दोस्तों चालू खाते का घाटा। अब दोस्तों अंतिम अपना जो घाटा है वो है व्यापार घाटा। तो व्यापार से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेड से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है। तो चालू खाते के घाटे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो व्यापार घाटा, क्योंकि हम विदेशों से हमारा क्या लेन देन होता है, व्यापार ही होता है मोस्टली, और तो हम उनसे क्या हमारा घाटा और क्या फ़ायदा होगा। तो इसी दौरान दोस्तों निर्यात से अर्जित विदेशी विनिमय तथा आयात के लिए किए गए भुगतान का अंतर जो है वो व्यापार घाटा है। यानी कि हमने उनसे कोई चीज़ें, सपोज दवाइयाँ खरीद ली अगर हमारे यहाँ कम होती है, तो हमने 100 रुपये की दवाइयाँ खरीद ली, बदले में हमने यहाँ, हमारे यहाँ ज़्यादा होते गेहूँ सपोज, तो हमने गेहूँ दे दी 80 रुपयों के, तो हमने गेहूँ तो 80 रुपयों की दी, लेकिन दवाइयाँ बदले में 100 रुपये की ली, तो 20 रुपये का तो हमें घाटा हो गया ना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया दोस्तों व्यापार घाटा। आगे क्या दोस्तों, आगे होता है दोस्तों अपने विनिवेश। विनिवेश क्या है दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों निवेश करना और एक विनिवेश करना। निवेश मतलब जो है हम किसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, और विनिवेश मतलब जो है डिसइन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, ये ऑपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है। तो पैसा किसी में हमने जो है, कोई कंपनी जिसमें 100 रुपये की कंपनी, तो हमने 2 रुपये उसमें डाल दिए, तो वो हमारा क्या निवेश हो गया। लेकिन कई बार जब सरकार जो है अपनी संपत्तियों को बेच के संसाधन जुटाती है, जैसे आपने कई बार सुना भी है कि वो जो अपने दोस्तों इंडियन ऑयल वगैरह, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में आपने दोस्तों सुना होगा कि वो जो है सरकार बेच रही है या फिर उनको भाड़े पर दे रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये विनिवेश कहते हैं इनको, डिसइन्वेस्टमेंट। जब कोई कंपनी घाटे में चली जाती है तो उसको बेच के सरकार पैसे जुटाती है। तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि तुरंत उठा नफ़े के जैसा, तो वो वाली बात है कि तुरंत जो घाटा हो जाता है उसको सहन कर लेना और नफ़ा आगे वाले भविष्य के लिए रख लेना। तो वो दोस्तों एक तरीके से विनिवेश हो गया। सीधे शब्दों में कहूँ तो जब सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर या कंपनियों को बेचकर जब पैसे जुटाती तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी भी बेचती, कई बार के चलो 100% कंपनी नहीं बेची, 80%, 20%, ऐसे पूरा उसको नहीं बेचते, 20% उसका हिस्सा जो है वो बेचते हैं ताकि घाटे को कम किया जा सके। दोस्तों अगला बिंदु क्या, वो अगला बिंदु दोस्तों है जीडीपी। अब जीडीपी आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों हिंदी में जो इसका तात्पर्य है वो है सकल घरेलू उत्पाद। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ऐसी चीज़ें। तो किसी देश में किसी निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि मतलब क्या होता है कि अपने दोस्तों एक जो वित्तीय वर्ष, उसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित वस्तुएं मतलब जो अपने यहाँ अन्न धान पैदा होते हैं या पेट्रोल डीजल, वो, और इसके साथ साथ सेवाओं यानी कि सर्विसेज। कई बार जैसे बस में भाड़ा लग गया तो उसमें सरकार का टैक्स है, फ़ोन खरीदा तो उसमें सरकार का जो है दोस्तों टैक्स, जीएसटी वगैरह होते हैं, स्टेट की भी और अपने राष्ट्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसकी भी। तो इन सब से जो पैसे मिलते हैं उन सब का टोटल जो होता है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो उत्पाद शुल्क, वस्तु शुल्क, सेवा कर, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क आदि सब जो इनकम जो है वो सारा पैसा मिला के एक जो परसेंटेज जो दोस्तों जोड़ के निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि उपभोक्ताओं द्वारा, बिजनेस द्वारा और सरकार द्वारा जितनी रकम खर्च की गई है और उसे जोड़ने पर जो दोस्तों जीडीपी निकलता है, तो इतनी इतनी रकम हमने खर्च की, उस पर जोड़ने पे दोस्तों जो जीडीपी निकलता है वो दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि क्या दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों दुनिया के अगर 100% जीडीपी है तो उसका जो 25% हिस्सा है, 24-25%, वो है अमेरिका के पास। तो इसीलिए अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है। तो लगभग 1.5-200 जो है 200 लगभग देश हैं टोटल ऑल ओवर, और उसमें से जो है दोस्तों 25% जो कमाई है, एक तरीके से यहाँ जो 25% जो पैसे हैं वो दोस्तों किसके पास है, वो जीडीपी जो है, इतनी खर्च करने की क्षमता जो है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो इसीलिए अमेरिका जो है नंबर 1 कंट्री है। चाइना का शायद 16-17% है दुनिया की वैश्विक जीडीपी में से, शायद अगर थोड़ा सा 1-2% कम ज़्यादा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों इसीलिए अमेरिका नंबर 1। और अब दोस्तों बात करते हैं करों की, यानी कि टैक्स की। तो एक तो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स,
और दूसरा होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले दोस्तों प्रत्यक्ष कर क्या है देखिए ज़रा, तो किसी व्यक्ति या संस्थान की आय पर जो टैक्स लगते हैं वो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट जो है जिससे टैक्स काटे जाते हैं। जैसे किसी की आय अच्छी खासी है तो उस पर दोस्तों जो टैक्स है, यहाँ एक मैं एग्जांपल के रूप में बताऊँ तो कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं सपोज, तो 32-33 लाख रुपए जो है वो टैक्स कट जाता है। उससे थोड़ा दोस्तों कम ज़्यादा पता, लेकिन मैं एन एवरेज बता रहा हूँ। तो वो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। अब एक अप्रत्यक्ष कर क्या है दोस्तों, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या बिक्री पर जो दोस्तों टैक्स लगते हैं जैसे जीएसटी वगैरह हो गए, ये अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। ये अप्रत्यक्ष कर क्यों है, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई हम क्या हम जैसे 15,000 का हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया, कोई स्मार्टफोन ले लिया, तो हम 15,000 में सरकार को डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहे, बट वो जब बिल बनाएंगे ना तो उस 15,000 में से कुछ परसेंट होते हैं अलग अलग, फ़ोन के लिए अलग, दवाइयों के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। तो वो जो टैक्स होता है वो सरकार के खाते में जाता है जब बिल बनाते हैं। और कई लोग कहते हैं सर बिल मत बनाओ और ऐसी चीज़ें, तो वो क्या वो सारा ही फिर अपने जेब में रखना चाहते हैं। तो वो हो गया दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर मैंने बताया डायरेक्ट जो आपके पैसे होते हैं उसमें से करते हैं। अब दोस्तों एक और बिंदु है कि ये मौद्रिक नीति क्या है। अब लास्ट एक दो बिंदु रहे, ज़्यादा नहीं है। तो मौद्रिक नीति दोस्तों क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं इसको। ये क्या है दोस्तों, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की आपूर्ति है उसको नियंत्रित करता है कि कितने पैसे जो है दोस्तों बनाने हैं, क्या करना, वो सारी ये मौद्रिक नीति होती है। इसमें महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है, कीमतों में स्थिरता लाई जाती है और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाती है। रोजगार के अवसर तैयार करना, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर, बैंक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात यानी कि जो कितना लोग पैसा बाजार में जाना चाहिए कितना नहीं, और दोस्तों ये सारी जो चीज़ें तय करना है, ये सारी जो नीतियां हैं उनको तय करना जो है वो दोस्तों आरबीआई का काम है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके द्वारा जो दोस्तों इन सब के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो है दोस्तों मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं दोस्तों। जब ये सारी चीज़ें एक बार रोक कर पुनः शुरू की गई तो उसको डीमोनेटाइजेशन कहा गया जो कि दोस्तों कुछ साल पहले हुआ था, तो काफ़ी हाहाकार भी मचा था। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों लास्ट और फाइनल पॉइंट, बिल्कुल राष्ट्रीय कर्ज दोस्तों क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के राजकोष का जो दोस्तों टोटल जो कर्ज है, जो केंद्र सरकार पे जो टोटल लोन है उसको दोस्तों जो है राष्ट्रीय कर्ज कहा जाता है। बजट घाटों को पूरा करने के लिए सरकार इस तरह के कर्ज लेती है। तो अपने 100 रुपये, सपोज मुझे 20,000 का फ़ोन लेना है, जैसे मैं फ़ोन पर ही आ रहा हूँ बार बार, तो 20,000 का फ़ोन लेना है और अब मेरे पास 19,000 ही, तो 1,000 मैं उधार लूँगा पापा से, मम्मी से या किसी यार दोस्त से। तो वो क्या हो गया, वो मेरे ऊपर कर्ज हो गया, लोन हो गया। तो उसी को दोस्तों आप कह दीजिए। तो वो देश पे जो है, वो व्यक्तिगत मैंने उदाहरण दिया, एक देश पे जो एक कर्ज होता है, बजट जो है इतने पैसे खर्च करने नहीं है और दूसरे देशों से लेते हैं, तो उसी को दोस्तों राष्ट्रीय कर्ज कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बजट शब्दावली, क्योंकि मैंने कहा ना आंकड़े जो है सभी को पता है, सब देख के जाते हैं करंट अफेयर, लेकिन ये छोटे छोटे जो शब्द हैं वो खैर जैसे मैंने बताया कोई अर्थशास्त्र से ही है तो फिर उसको तो नॉलेज होगा, लेकिन हर एक अभ्यर्थी, कॉमन अभ्यर्थी को नहीं पता होते। तो ये छोटे छोटे जो शब्द हैं इनकी आज मैंने थोड़ी सी परिभाषा बताई। और दोस्तों बस यही एक छोटी सी अपडेट मैं इस वीडियो में देना चाहता था। और दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।